हेलो स्टूडेंट्स, हमारा जो ऑस्मोटिक प्रेशर वाला या कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ वाला जो टॉपिक चल रहा था, उस ऑस्मोटिक प्रेशर वाले टॉपिक के अंतर्गत या कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ के अंतर्गत जो हमने चारों प्रॉपर्टीज़ को क्लियर करा था, उसके बाद अब हमारी एक एक करके अगली प्रॉपर्टी को हम लेना शुरू करेंगे। उसके न्यूमेरिकल्स, उससे रिलेटेड बातों को हम करेंगे। और इसमें अब हमारा अगला टॉपिक आता है ऑस्मोटिक प्रेशर। ऑस्मोटिक प्रेशर या परासरण दाब। परासरण दाब, परासरण दाब को हमने डिफाइन किया था और बताया भी था कि परासरण दाब के अंतर्गत या ऑस्मोटिक प्रेशर के अंतर्गत सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन से जिस सॉल्यूशन का ऑस्मोटिक प्रेशर निकालना हो उसको सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन के एक ओर और जिस सॉल्वेंट के अंतर्गत वो सॉल्यूशन बनाया गया है उसको सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन के दूसरी ओर। मीन्स इधर की ओर ले लिया हमने सॉल्वेंट और इधर की ओर लिया हमने सॉल्यूशन, और ये इनकी आ गई सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। तो ऐसी कंडीशन में जैसे ही हम सॉल्वेंट को सॉल्यूशन से सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन द्वारा अलग करते हैं तो फिर उनके बीच एक ऑस्मोसिस प्रोसेस शुरू हो जाएगी, जिसके अंतर्गत सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल एसपीएम से होते हुए सॉल्यूशन की ओर जाने लगेंगे। और यही ऑस्मोसिस प्रोसेस को रोकने के लिए सॉल्यूशन के ऊपर हम एक पिस्टन और साथ में एक मैनोमीटर लगाकर रॉड चलते हैं और हम यहाँ साथ में सॉल्वेंट की ओर हमारा एक स्केल भी खड़ा हुआ होता है, जिससे पता लग जाए कि कितना सॉल्यूशन या कितना सॉल्वेंट इधर से उधर जा चुका है या कितना सॉल्वेंट लौटकर उधर से इधर आ गया है। तो इस ऑस्मोसिस प्रोसेस को रोकने के लिए हम सॉल्यूशन की ओर पिस्टन से एक प्रेशर लगाते हैं और ये प्रेशर तब तक लगाते हैं जब तक सॉल्वेंट का लेवल फिर से वहीं ना पहुंच जाए जैसा हमने प्रारंभ में लिया था। और उस दौरान हम मैनोमीटर के अंतर्गत प्रेशर को पढ़ लेते हैं। जो प्रेशर हम पढ़ते हैं वही इस सॉल्यूशन का ऑस्मोटिक प्रेशर होता है। कल हमने ये वाली बात क्लियर कर दी थी कि ऑस्मोटिक प्रेशर एक कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है, अर्थात ये कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है तो फिर विलेय के अणुओं की संख्या अर्थात सॉल्यूट के मॉलिक्यूल की संख्या पर डिपेंड करेगी। इसके बाद अगली चीज़ हमने बताई थी कि जो ऑस्मोटिक प्रेशर के सारे सवाल होने हैं वो PV बराबर NST जो सॉल्यूशन इक्वेशन कहलाती है, सॉल्यूशन इक्वेशन कहलाती है, यही है जिसमें P ऑस्मोटिक प्रेशर, B सॉल्यूशन का वॉल्यूम, N सॉल्यूट या विलेय के मोलों की संख्या, S जैसे वहाँ गैस कांस्टेंट होता है ऐसे ही यहाँ सॉल्यूशन कांस्टेंट, और इसकी वैल्यू भी वही होती है जो R की होती है, और टेम्परेचर T जो यहाँ केल्विन में ही लगाना है, अर्थात एब्सोल्यूट टेम्परेचर लेना है, T की वैल्यू यहाँ पे लेनी है। हम इसको इस तरीके से भी तोड़ सकते हैं, PV इज इक्वल टू W/M इंटू S इंटू T। अब इस सॉल्यूशन इक्वेशन का हम उन्हीं न्यूमेरिकल्स के अंतर्गत यूज कर सकते हैं जो न्यूमेरिकल्स इसकी मतलब जो इसकी जो इंस्ट्रक्शन है या इसके जो सीमाएं हैं, जो बाउंड्रीज हैं इसकी, उन सब को फॉलो करते हो। और उन सब को फॉलो करने के लिए हमें इसकी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी को ध्यान में रखना है। वो क्या कि भाई जब भी कोई सॉल्यूट इसके अंतर्गत सॉल्यूबल किया जाएगा तो वो ना तो सॉल्यूशन के अंतर्गत जाकर एसोसिएट अर्थात संगुणित होना चाहिए, डिसोसिएट ना वियोजित होना चाहिए, ना टूटना चाहिए, ना जुड़ना चाहिए, क्योंकि ऐसा होने पर नंबर ऑफ मॉलिक्यूल डिस्टर्ब होंगे जिससे कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी डिस्टर्ब हो जाएगी। दूसरी बात, सॉल्यूशन डाइल्यूट ही लेना चाहिए क्योंकि कंसंट्रेट सॉल्यूशन पर ये इक्वेशन काम नहीं करती। तीसरी बात कि जो भी हम सॉल्यूट यहाँ लेंगे वो नॉन वेपोराइजेबल होना चाहिए, क्योंकि टेम्परेचर की ऊपर नीचे करने पर या ज़्यादा टेम्परेचर रखने पर
वो सॉल्यूट वेपोराइज हो सकता है और वेपोराइज होने से उसके नंबर ऑफ मॉलिक्यूल डिस्टर्ब होंगे, जिससे कोलिगेटिव प्रॉपर्टी डिस्टर्ब हो जाएगी। इसका मतलब साफ सी बात आ गई, ऐसे सभी प्रिकॉशंस यहाँ यूज करने पड़ेंगे जो इनके सॉल्यूट के मॉलिक्यूल नंबर को चेंज कर सकते हैं, और सॉल्यूट के मॉलिक्यूल नंबर को चेंज करेंगे तो फिर वो ऑस्मोटिक प्रेशर को चेंज करेंगे। ऐसी कंडीशन में ऑस्मोटिक प्रेशर डिफरेंट या अलग अलग आएगा। इन प्रिकॉशन को ध्यान रखते हुए अगर हम इस इक्वेशन का यूज करते हैं तो हमारा आंसर बिल्कुल सही निकल कर आएगा। अगली बात हम करते हैं जो बहुत सवाल आता है, बहुत पूछा जाता है, वो ये कि निम्न सॉल्यूशन में से किसका ऑस्मोटिक प्रेशर अधिक होगा। जैसे ये दे दिया 1 मोलर ग्लूकोज सॉल्यूशन और 1 मोलर NaCl सॉल्यूशन। अब हमें दोनों की कंसंट्रेशन यहाँ पर सेम शो दिखाई जाती है कि सेम है, लेकिन हमें मालूम है कि NaCl एक आयनिक कंपाउंड है जो वाटर में सॉल्युबल होकर Na पॉजिटिव और Cl नेगेटिव देता है। तो ऐसी कंडीशन में ये ध्यान रखना कि जब कोई साल्ट जल में सॉल्युबल किया जाता है तो उससे बनने वाले जो आयन होते हैं वो आयनिक कंडीशन में एक फ्री मॉलिक्यूल की तरह ही बिहेव करते हैं। ऐसी कंडीशन में NaCl का 1 मोलर या 1 मॉलिक्यूल न मानकर वास्तव में 2 मानने पड़ेंगे, क्योंकि दोनों ही रेस्ट्रिक्शन करेंगे किसमें, ऑस्मोटिक प्रेशर में। इसका मतलब NaCl के लिए ये जो मोलर सांद्रण हमें 1 मोलर दिखाई दे रहा है वास्तव में वो 2 मोलर का काम करेगा। 2 × 1 2 मोलर का काम। और जबकि ये ग्लूकोज एक कोवलेंट कंपाउंड है जिसका कोई आयोनाइजेशन नहीं होगा, जिस कारण इसके मॉलिक्यूल का नंबर वही का वही रहेगा और ये ऑस्मोटिक प्रेशर को किसी भी प्रकार से इफेक्टेड नहीं करेगा। यही कारण है कि 1 मोलर NaCl का जो ऑस्मोटिक प्रेशर होगा वो 1 मोलर ग्लूकोज विलयन से ज़्यादा होगा। कभी कभी सवाल के अंतर्गत कुछ इस तरीके का भी आ जाता है कि भाई 1.5 मोलर NaCl और 1 मोलर BaCl2 विलयन, विच सॉल्यूशन हैज मोर ऑस्मोटिक प्रेशर। तो हमें मालूम है NaCl Na पॉजिटिव और Cl नेगेटिव में टूटेगा, जबकि BaCl2 Ba डबल पॉजिटिव और 2Cl नेगेटिव में टूटेगा। टोटल नंबर ऑफ आयन 3 हो गए, जबकि कंसंट्रेशन 1, तो इनका मोलर कंसंट्रेशन 3 मोलर बना, जबकि इनके टोटल आयन 2 और कंसंट्रेशन 1.5, इसका मोलर 3 मोलर बना। तो दोनों के अंतर्गत ही नंबर ऑफ मॉलिक्यूल ऑफ सॉल्यूट इक्वल आएंगे। ऐसी कंडीशन में 1.5 मोलर NaCl का ऑस्मोटिक प्रेशर और 1 मोलर BaCl2 का ऑस्मोटिक प्रेशर इक्वल होगा। इनकी कंसंट्रेशन से कंपेयर ना करके कंसंट्रेशन के साथ साथ इनके आयन नंबर को भी कंपेयर करना है, तब जाकर आंसर सही आएगा, अन्यथा नहीं। अब मान लो ये सवाल आ गया 3 मोलर ग्लूकोज विलयन और 2 मोलर NaCl विलयन और 1 मोलर BaCl2। तो देखो 3 × 1 = 3, 2 × 2 = 4 और 1 = 3 = 3। तो ऐसी कंडीशन में सबसे ज़्यादा ऑस्मोटिक प्रेशर होगा NaCl के लिए, NaCl से कम होगा BaCl2 के लिए और BaCl2 का इक्वल होगा ग्लूकोज के लिए। दैट इज़ वेरी सिंपल। इस तरीके से हम कोई भी 2 सॉल्यूशन को कंपेयर कर उनके ऑस्मोटिक प्रेशर को कंपेयर कर बता सकते हैं कि किसका ऑस्मोटिक प्रेशर ज़्यादा होगा, किसका ऑस्मोटिक प्रेशर कम होगा। 12th यूपी बोर्ड या CBSE बोर्ड के एग्ज़ाम की दृष्टि से ये न्यूमेरिकल्स बहुत आते हैं। कृपया ध्यान से इन्हें समझ के थोड़ा सा टाइम देकर अगर इन सवालों को करा जाए या पहले समझ लिया जाए फिर पेपर में तेज़ी से भी कर सकते हो तो बढ़िया रिजल्ट आएगा। और बहुत ही सरल टेक्निक, आराम से तुम 2 सॉल्यूशन को कंपेयर करके उनके ऑस्मोटिक प्रेशर को कम ज़्यादा बता सकते हो।
इससे संबंधित अगर किसी प्रकार की दिक्कत है तो कमेंट करके पूछ सकते हो। वीडियो अगर पसंद आती है तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।